नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर में। जहां हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी सांसें कुछ पल के लिए ठहर जाएंगी और दिल एक अनकहा सा डर, एक अनकहा सा सुकून महसूस करेगा। आज की कहानी का नाम है गांव का शातिर चोर। लेकिन ये सिर्फ एक चोर की कहानी नहीं है, ये उस गांव की धड़कन है जहां रातें हवा की सरसराहट से नहीं बल्कि उस अनदेखी परछाई से कांपती थी, जिसके कदमों की आहट आने से पहले ही लोग अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। गांव का नाम था कान्हापुर, एक ऐसा गांव जो दिन में सादा, शांत और भोला लगता था, पर रात होते ही उसकी गलियों में रहस्य पिघलने लगते थे। कहते हैं वहां एक शातिर चोर था, इतना चालाक कि लोग कहते अगर उसकी नीयत उतनी ही साफ होती जितना उसका दिमाग तेज, तो वह देवता बन जाता। उस चोर के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। वह सिर्फ चीजें नहीं चुराता था, वह लोगों के दिलों के डर भी पढ़ लेता था। जिनके घर में जाता वहां उसकी परछाई से ज्यादा उसका इरादा महसूस होता था। और आज की रात हम उसी शातिर दिमाग, उसी टूटी आत्मा और उसी रहस्यमयी इंसान की परत दर परत खुलती हुई कहानी में उतरने वाले हैं। जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी आंखें भारी हो रही हैं, दिल धीमी धड़कन में उतर रहा है और आपके इर्द गिर्द रात की खामोशी भी कहानी का हिस्सा बनने लगी है। तो अगर ऐसी कहानियां थोड़ी रहस्य से भरी, थोड़ी दर्द से लिपटी और थोड़ी सुकून से सजी आपको पसंद आती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हर लाइक, हर कमेंट बताता है कि आप वहीं कहीं बैठे हैं, इस यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए, रोशनी थोड़ी कम कर दीजिए, पंखे की धीमी सरसराहट को महसूस कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम कदम रख रहे हैं उस गांव की अंधेरी गलियों में, जहां हर परछाई एक कहानी कहती है और उस कहानी के केंद्र में है वह शातिर चोर, जिसने चोरी तो की बहुत, लेकिन एक रात उसने पूरे गांव की किस्मत ही बदल कर रख दी। सरवनपुर नाम के उस छोटे से धूल भरे गांव में हर रात जैसे अंधेरा उतरता नहीं था, बल्कि कोई अनदेखा डर कांपता हुआ अपनी छाया फैलाता था। क्योंकि एक महीने से पूरा गांव एक ऐसे शातिर चोर के नाम से थर्राया हुआ था, जो न किसी के पैरों की आहट छोड़ता, न कोई निशान, न उसे किसी ने कभी पास से देखा, पर उसकी दहशत ने लोगों को रात रात भर जागने पर मजबूर कर दिया था। हर घर में दोहरी कुंडी, हर आंगन में कुत्ते बांध दिए गए थे। औरतें अपनी पायलें तक उतारकर संदूक में छुपा देती। कुछ बुजुर्ग कहते ये इंसान नहीं, छाया है, तो कुछ कहते इसके पीछे कोई बड़ा बदला है, पर सच किसी को नहीं पता था। इसी गांव में रहता था एक शांत, कम बोलने वाला युवक, निर्भय, जिसका नाम सुनकर लगता था कि वह डर को हर ले, मगर किस्मत ने उसे इतना तोड़ दिया था कि उसकी आंखों में वर्षों से कोई नई चमक नहीं उगी। बचपन में पिता की अकाल मृत्यु ने उसकी रीढ़ झुका दी थी। मां बरसों से बीमार, घर की दीवारों में दरारें, चूल्हा कई कई दिन तक ठंडा, और छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर कभी इधर मजदूरी तो कभी उधर ईंट ढोने लगता। निर्भय खुद खेतों में मजदूर था, दूसरों के बैलों को जोतता, दूसरों के ट्यूबवेल पर पानी निकालता, और रात में जब सब सो जाते तो वह अपनी मां की दवाइयों के बारे में सोचकर करवटें बदलता। वह चुप था, लेकिन अंदर कहीं गहरे उबलता था। मां की दवाइयों की कीमत, भाई की अधूरी पढ़ाई, टूटता घर, सूखे सपने, सब उसे भीतर ही भीतर कुतरते रहते। लेकिन उस रात जब पहली बार शातिर चोर गांव में दिखाई देने की अफवाह उठी, निर्भय किसी कारण बेचैन था। वह रात को लगभग 12 बजे तक अपने घर के बाहर बैठा रहा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी का अस्तित्व हवा से भी हल्का होकर उसके पास से गुजरा हो। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। पंडित गजाधर के घर से सोने की पायलें गायब थीं। औरतें रोने लगीं, बच्चे कांपने लगे। चौपाल पर बैठकर बुजुर्गों ने बताया कि चोर रात भर उनके घर की छत पर घूमता रहा।
पर किसी ने उसे पकड़ना तो दूर देख भी न पाया। तभी किसी ने बताया कि पंडित के घर से सिर्फ पायलें ही नहीं, तिजोरी तक खुली मिली। और अजीब बात, तिजोरी का ताला टूटा नहीं था, बल्कि जैसे किसी ने बिना शोर किए उसे खोल लिया हो। यही इस चोर की सबसे डरावनी बात थी। वह आनंद से, आराम से, बिना कोई कोशिश दिखाए चोरी करता था, मानो हर ताला उसका दोस्त हो। लोग उसे छाया चोर, आत्मा चोर, परछाई वाला तक कहने लगे। अगले 10 दिनों में गांव के 5 घरों में चोरी हुई, पर एक पैटर्न था। चोर सिर्फ उन्हीं घरों में जाता था जहां कोई भावनात्मक कमजोरी थी, जहां हाल ही में कोई विवाद हुआ हो, कोई दुख छुपा हो या कोई लालच बड़ा हो। मानो चोर सिर्फ सोना नहीं, कमजोरी भी पढ़ लेता हो। यह बात चौपाल में पहली बार तब चर्चा में आई जब रमेश काका ने कहा, भाई ये चोर चीजें नहीं चुराता, ये दिल पढ़ता है। तभी गांव में नई अफवाह फैली, चोर इंसान नहीं है, बल्कि किसी के साथ किया गया धोखा उसे इस रास्ते तक लाया है। इसी बीच निर्भय इन बातों को चुपचाप सुनता, पर उसकी आंखें गहरी हो जाती। उसे लगता था कि वह इस चोर को इसी दिन जरूर देख लेगा, जैसे कोई अनकहा संबंध उनमें है जिसे सिर्फ वह महसूस कर सकता है। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा आंख से ज्यादा दिल देखता है, और शायद निर्भय का दिल किसी अनजानी सच्चाई को पहचान रहा था। एक रात गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर तेजपाल सिंह ने पहरेदारों को लगाया, बंदूकें मंगवाईं, अपने पूरे घर के चारों ओर चूना बिछाया ताकि पैरों के निशान पकड़े जा सकें। पर उस रात जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला दिया। चोर ठाकुर के घर में घुस तो नहीं पाया, लेकिन रात के ठीक 3 बजे ठाकुर की कलाई पर पहनी हुई घड़ी अचानक गायब हो गई, जबकि उनके साथ कमरे में पहरेदार मौजूद थे। सुबह चौना देखा गया, वह एकदम सफेद, न छेड़ा हुआ, किसी पैर का निशान नहीं। लोग पागल हो गए, ये चोर इंसान ही नहीं, प्रेत है। तभी पहली बार किसी ने कहा, यह चोर गांव का ही है, और यह सिर्फ रात को नहीं, दिन में भी हम सबके बीच घूमता है। यह बात गांव में फैलते ही लोगों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, मगर निर्भय इन सब से दूर अपनी मां के पास बैठकर दवा पिलाता रहा। पर उसके दिल में कुछ खिंच रहा था, जैसे उसे किसी अनलिखी दुख भरी कहानी की ओर धकेला जा रहा हो। एक रात जब हवा बेहद ठंडी थी, गांव के कुत्ते अचानक एक दिशा में भौंकने लगे, चौधरी के बगीचे की ओर। निर्भय उस समय अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। अचानक उसे लगा कि हवा के बीच किसी की तेज पर बहुत हल्की, बिल्कुल जादुई आहट उसके पास से गुजरी। वह उठकर अंधेरे में देखने लगा। कुछ नहीं दिखा, पर पेड़ की एक शाख हिली थी, मानो कोई कूदकर दूसरी तरफ गायब हो गया हो। निर्भय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बिना आवाज किए उस दिशा में बढ़ा। उसकी सांसें धीमी लेकिन तेज, कदम हल्के लेकिन बेचैन। उस रात उसने पहली बार उस चोर की परछाई देखी, सिर्फ एक काली झलक पेड़ों के बीच से गुजरती हुई, जैसे धुआं। वह कुछ पल के लिए रुकी और निर्भय को लगा जैसे वह उसे देख रही है। दोनों के बीच एक पल ऐसा बना जैसे दो अनजाने दर्द आमने सामने आ खड़े हुए हों। और फिर वह परछाई गायब, लकड़ी की फुसफुसाहट के साथ हवा में घुलती हुई। निर्भय सन्न रह गया, पर तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता दिखा। एक छोटा सा, बहुत पुराना, टूटा हुआ कड़ा। उसने उसे उठाया और उस कड़े को छूते ही उसके रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी दौड़ गई, जैसे उस कड़े में किसी की अधूरी चीख, किसी का अधूरा दर्द कैद हो। यह वही कड़ा था जिसे कभी निर्भय ने अपने बचपन में देखा था, किसी और के हाथ में। उसके अंदर की दुनिया पल भर में तड़क गई, जैसे अतीत का दरवाजा अचानक खुल गया हो। ये खड़ा गांव के एक पुराने लड़के का था, एक ऐसा लड़का जिसे गांव ने चोर कहा था, पर सच में वह चोर नहीं था, बल्कि परिस्थितियों का शिकार। वह निर्भय का बचपन का दोस्त अर्जुन था, जो 10 साल पहले गांव छोड़कर कहीं गायब हो गया था और जिसका दोष कभी साबित नहीं हुआ था। निर्भय की आंखें फैल गईं। क्या वह शातिर चोर अर्जुन है? क्या वह बदला लेने लौटा है? क्या उसकी अपनी कहानी में एक तूफान छिपा था? निर्भय के हाथ कांपने लगे।
उसकी सांसें भारी हो गईं और दूर चौधरी के बगीचे में झाड़ियों के पीछे किसी के चलने की हल्की सी आहट फिर सुनाई दी, जैसे कोई जाना पहचाना दर्द उसे अपनी ओर बुला रहा हो। ए निर्भय बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसकी मुट्ठी में वह टूटा हुआ कड़ा कस कर दबा था, जिससे जैसे किसी की पुरानी चीख अभी भी फूट रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन निर्भय के भीतर उथल पुथल की लपटें उठ रही थी। क्या अर्जुन सच में वापस आ गया? वह अर्जुन जिसके साथ वह खेतों में लुका छिपी खेलता था, जो उसके साथ पोखरे पर तैरता था, जिसे वह भाई जैसा मानता था, जिसे गांव ने चोर कहकर मार मार कर भगा दिया था, और जिस दिन वह गांव छोड़कर गया उस दिन निर्भय की आंखों के सामने उसका मासूम चेहरा था, खून से सना, अपमान से टूटा और भीतर तक जल चुका। लेकिन 10 साल बाद अगर वह लौटा है तो क्या वह वही अर्जुन है, या परिस्थितियों ने उसे सचमुच एक शातिर चोर बना दिया? यह सवाल निर्भय को भीतर तक कचोट रहा था। उसके भीतर 2 शक्तियां लड़ रही थीं। एक जो उसे कह रही थी कि अर्जुन गलत राह पर चला गया होगा, और दूसरी कह रही थी कि शायद अर्जुन किसी मजबूरी में है, कोई पुराना दर्द उसे इस रास्ते पर ला खड़ा हुआ है। अगले दिन निर्भय खेत पर गया तो लोगों में दहशत फैली हुई थी। चौधरी ने रात पहरेदार बढ़ाए थे, पर फिर भी उनके घर की बगल वाली पुरानी कोठरी से एक बक्सा गायब हो गया था। वह बक्सा कीमती नहीं था, लेकिन उसमें चौधरी की पत्नी की पुरानी चिट्ठियां थीं, जिनमें उनका बीता हुआ प्रेम और कई निजी बातें लिखी थी। चौधरी की पत्नी रो रही थी, सोना ले जाता, चांदी ले जाता, यह चोर दिल की बातें क्यों ले गया? यह बात सुनते ही निर्भय के भीतर कुछ कांप उठा। अर्जुन कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वह किसी की निजी चीज क्यों लेगा? तभी गांव में एक और खबर फैली। शातिर चोर चोरी करने से पहले रोता है, जैसे उसके दिल पर बोझ हो। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि वह रात में अपनी झोपड़ी के पास किसी की हल्की सी सिसकियां सुनती रही, और सुबह उसकी छत पर पड़ी सूखी घास पर एक गीला दाग मिला, जैसे किसी के आंसू टपके हो। निर्भय की धड़कन रुक रुक कर चलने लगी। यह सब अर्जुन की शक्ल में फिट नहीं बैठता। वह तो हमेशा हंसता था, दूसरों को हंसाता था, मेहनत करता था, और चोरी तो उसके ख्याल में भी नहीं थी। फिर 10 साल पहले जो हुआ वह निर्भय के जख्मों पर नमक जैसा था। उस समय गांव में चोरी हुई थी और शक अर्जुन पर गया, जबकि उस दिन अर्जुन पूरे दिन निर्भय के साथ खेत में था, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। गांव के गुस्सैल लोगों ने उसे बिना सुने पीट दिया और उसे मजबूर किया कि वह गांव छोड़ दे। निर्भय उस अपराध बोध से आज तक उबर नहीं पाया था कि वह अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। वह सोचते सोचते घर पहुंचा तो उसकी मां ने देखा कि वह खोया हुआ है। मां ने पूछा, क्या हुआ? निर्भय ने कहा, अम्मा, अगर कोई पुराना दोस्त लौट आए पर वह बदल चुका हो तो क्या उसे समझना चाहिए? मां ने उसकी आंखों में झांका, जैसे वह सब जानती हो। उसने कहा, बेटा, कोई भी इंसान बिना दर्द के नहीं बदलता। अगर वह बदल गया है तो दर्द ने बदला होगा। इंसान को नहीं, उसके दर्द को समझो। मां की बात निर्भय के दिल में उतर गई। उसी रात निर्भय ने कुछ तय कर लिया। वह इस चोर को ढूंढेगा, चाहे वह अर्जुन हो या कोई और उस तक पहुंचेगा जो उसे समझ सके। लेकिन गांव वालों की नजर में यह चोर अब दुश्मन बन चुका था। उस रात ठाकुर तेजपाल ने पूरे गांव को इकट्ठा करके कहा, अब बस, ये चोर गांव की इज्जत लूट रहा है, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। जो भी इस चोर को पकड़ेगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। 5 लाख सुनते ही गांव में खलबली मच गई। लेकिन निर्भय को यह सुनकर अजीब दर्द हुआ। अगर वह अर्जुन है तो उसे इनाम की तरह नहीं, इंसान की तरह समझने की जरूरत है। पर गांव का माहौल बदल चुका था। लोग बंदूकें साफ करने लगे, रस्सियां बांधने लगे, रात को पहरे बढ़ा दिए गए। मगर चोर भी जैसे हर कदम पहले से जान लेता था। उसी रात जब पूरा गांव तैयार बैठा था, चोर ने कोई चोरी नहीं की, मगर गांव की दीवारों पर लाल मिट्टी से 4 शब्द लिखे मिले, सच जान लो फिर फैसला करो। यह किसी धमकी जैसा नहीं, बल्कि एक संदेश लगता था, जैसे कोई रोते हुए अपनी सफाई देना चाहता हो।
लोग डर गए। ये चोर हमारे मन भी पढ़ लेता है। पर निर्भय को यह साफ संकेत लग रहा था कि चोर उसका इंतजार कर रहा है। उस रात निर्भय अपने घर से बाहर निकला। हल्की हवा चल रही थी। अंधेरे में पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थीं और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। निर्भय उसी जगह पहुंचा जहां उसने करा पाया था, चौधरी का बगीचा। वहां खड़े होकर उसने धीरे कहा, अर्जुन, अगर तू है तो एक बार सामने आ जा। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर अचानक पेड़ों के बीच हल्की सी परछाई हिली। निर्भय ने सांस रोक ली। परछाई धीरे धीरे पास आई। कोई काली आकृति, हल्की, बेहद फुर्तीली, पर चेहरा ढका हुआ। वहां निर्भय से 5 फुट दूर खड़ी हो गई, लेकिन चेहरा अभी भी अंधेरे में था। निर्भय ने कहा, अगर तू अर्जुन है तो मैं तुझे पहचान लूंगा। वह आकृति कुछ क्षण चुप रही, फिर बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज आई, तू इतना देर से क्यों आया निर्भय? ये आवाज वही थी, अर्जुन की, थकी हुई, टूटी हुई और अंदर तक दर्द से भरी। निर्भय की आंखें कांप गई। अर्जुन, तू सच में? अर्जुन ने चेहरा नहीं दिखाया। कहा, चेहरा देखकर क्या करेगा? गांव ने पहले भी चेहरा देखा था, फिर भी सच नहीं देखा। निर्भय उसके पास बढ़ा, पर अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। नरी, पास मत आ, मैं अब वही नहीं हूं। निर्भय ने उसकी आवाज में घुली पीड़ा को महसूस किया। क्यों अर्जुन? क्या हुआ इन 10 सालों में? तू ये सब क्यों कर रहा है? अर्जुन हंसा, एक दर्द भरी हंसी। ये चोरी नहीं है निर्भय, ये आवाज है जो मैंने सालों तक दबाई थी। अब उसे कोई नहीं दबा सकता। निर्भय ने पूछा, तू लोगों की चीजें क्यों ले रहा है? और वो भी अजीब अजीब, पायले, घड़ी, चिट्ठियां, क्यों? अर्जुन की आवाज भर्रा गई। क्योंकि ये लोग अपने सच छुपाते हैं। किसी ने पायलें बेचकर कर्ज चुकाने की कसम तोड़ी, किसी ने प्रेम की चिट्ठियां छुपाकर किसी का दिल तोड़ा, किसी ने रिश्ता निभाने की घड़ी उतारकर लालच निभाया। मैं सिर्फ वो ले रहा हूं जो उन्होंने खुद खो दिया है। निर्भय स्तब्ध था। और तेरे आंसू? अर्जुन चुप। कुछ देर बाद बोला, मेरे आंसू मेरे नहीं, उस अर्जुन के हैं जो मर चुका है। निर्भय की आंखें नम होने लगी। तू चाहे जहां रहा, जो भी झेला, पर आज भी तू मेरा दोस्त है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। दोस्त? दोस्त तो वो होता है जो साथ खड़ा रहता है। तू उस दिन खड़ा नहीं रहा निर्भय। यह सुनते ही निर्भय की सांस रुक गई। उसका दिल टूट गया। उसका अपराध बोध उफान बनकर बाहर आ गया। मैं बच्चा था अर्जुन, मैं डर गया था, पर मैंने तुझे कभी गलत नहीं माना। एंड। अर्जुन की आंखें चमकी, जैसे 10 साल पुराने जख्म फिर से खुल गए। डर, वही डर जिसने मेरी जिंदगी छीन ली, और आज यही डर पूरे गांव में फैला है। मैं डर नहीं फैलाता निर्भय, मैं उन्हें उनका सच दिखाता हूं। निर्भय रो पड़ा। तू घर चल, मैं सबको समझाऊंगा, सच बताऊंगा कि तू चोर नहीं है। अर्जुन ने दर्द भरी मुस्कान दी। सच? यह गांव सच सुनना नहीं चाहता निर्भय। इस गांव ने मुझे मारा नहीं, मेरे अंदर के इंसान को मारा है, और उस इंसान का बदला अभी बाकी है। निर्भय ने डर कर पूछा, तू क्या करने वाला है? अर्जुन दूर देखने लगा। कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जिससे गांव को अपने किए पर पछतावा होगा। आज से 10 रात बाद सरवनपुर में कुछ बदलेगा। निर्भय के कदम डगमगा गए। नहीं अर्जुन, ऐसा मत कर। अर्जुन पीछे हटने लगा। मैं रोक नहीं सकता निर्भय, अब यह रास्ता मेरा नहीं, मेरे दर्द का है। और अगले ही पल हवा का एक झोंका आया और अर्जुन अंधेरे में गायब। पिछली पत्तियां हल्की सरसराती रह गईं, जैसे कोई दुख छूकर निकल गया हो। निर्भय वहीं खड़ा रह गया, डरा हुआ, टूटा हुआ और अंदर तक कांपता हुआ, क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन कुछ भयानक करने वाला है और उसे रोकना सिर्फ उसी के हाथ में है। बस उस रात के बाद निर्भय भीतर ही भीतर टूट चुका था। वह खुद को दोष देने लगा कि अगर 10 साल पहले उसने हिम्मत दिखाई होती तो शायद अर्जुन आज इस अंधेरे रास्ते पर न होता। लेकिन अब पछतावा किस काम का? वह जानता था कि अगर वह अर्जुन को नहीं रोक पाया तो 10 रात बाद गांव पर ऐसी आफत आएगी जो शायद किसी की जिंदगी बदल दे या किसी को खत्म कर दे। अगले ही दिन गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि चौधरी के बेटे ने चिल्लाते हुए बताया कि उनके आंगन में लाल मिट्टी से फिर वह 4 शब्द लिखे मिले हैं,
सच से भागना मत। लोग कांप गए और चौपाल पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। वही ठाकुर तेजपाल ने कहा, यह सब किसी भूत प्रेत की हरकत है, इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो पंडित गजाधर बोले, नहीं ठाकुर, यह इंसान है, पर ऐसा इंसान जिसे हमने बनाया है। गांव दो भागों में बंट गया, एक जो चोर को खतरनाक मानते थे और दूसरे जो महसूस करने लगे थे कि इस चोर के पीछे कोई दर्द है। मगर सच्चाई और भ्रम के बीच निर्भय अकेला फंसा हुआ था। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा। उसकी मां चिंतित थी, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? लेकिन निर्भय मां को सच्चाई कैसे बताता? वह बोला, अम्मा, अगर कोई गलत रास्ते पर चला जाए तो क्या उसे वापस लाया जा सकता है? मां ने कहा, भीतर से अच्छा है तो देर सवेर लौट आता है, पर अगर दर्द उसे पकड़े है तो पहले दर्द को ठीक कर इंसान खुद ठीक हो जाता है। मां की बात निर्भय के मन में जैसे किसी दीपक की लौ बनकर जल उठी। शायद अर्जुन को रोकने के लिए उसे उसके दर्द को समझना होगा। अगले दिन निर्भय ने तय किया कि वह अर्जुन के 10 साल पुराने जीवन को ढूंढेगा। वह कहाँ गया, किन हालातों में जिया, किसने उसका साथ दिया और किसने उसे तोड़ा, वह इन सब सवालों के जवाब ढूंढने गांव की परछाई बन गया। वह पहले बूढ़ी दुखिया दादी के पास गया, जो गांव की हर पुरानी बात जानती थी। दादी ने निर्भय को देखा और कहा, बेटा, कोई पुरानी आग फिर से भड़क उठी है, हवा परेशान है। निर्भय ने धीरे पूछा, दादी, अर्जुन के जाने के बाद आपने कुछ सुना था? दादी की आंखें गहरी हो गई। अर्जुन जैसा लड़का कहाँ चोरी करेगा? पर उस दिन लोग पागल थे। किसी ने सुना कि जवाहर की तिजोरी से पैसे चोरी हुए और सब ने उंगली उसी पर उठा दी, जबकि असली चोर तो कोई और था। निर्भय की सांसें तेज हो गई। असली चोर कौन? दादी ने कांपते होंठों से कहा, कहते हैं कि जवाहर के ही रिश्तेदारों में से किसी ने पैसा गायब किया था, पर जुर्म किसी गरीब पर डाल दिया गया और वो गरीब था अर्जुन। निर्भय की मुट्ठी कस गई, उसकी आंखों में आग भर गई। अगर यह सच है तो गांव ने सिर्फ एक बच्चे पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उसकी जिंदगी, उसके सपने, उसका भविष्य सब मिटा दिया। निर्भय अगले सुराग की तलाश में उस पुराने बंजर कुएं के पास पहुंचा, जहां कभी वह और अर्जुन खेलते थे। कुएं की दीवारों पर उगी काई और गहरी चुप्पी से ऐसा लगता था जैसे वह खुद 10 साल पुराने राज दबाए बैठा हो। निर्भय ने उस दिन की आखिरी मुलाकात को याद किया। अर्जुन खून से लथपथ था, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, बस निराशा थी। उसने निर्भय का हाथ पकड़ा था और कहा था, मैंने कुछ नहीं किया, पर ये लोग मानेंगे नहीं। निर्भय आज भी उस हाथ की गर्माहट महसूस कर सकता था। वह वहीं बैठ गया और जैसे खुद से वादा किया, अर्जुन, इस बार तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी शाम गांव में एक और घटना हुई। अमीना बीबी के घर से उनका पुराना काला बस्ता गायब हो गया। वह बस्ता कीमती नहीं था, पर उसमें उनकी बेटी की स्कूल कॉपियां थीं। वह बेटी जो बीमारी के कारण अब इस दुनिया में नहीं थी। अमीना बीबी रोते हुए बोली, वह बस्ता उस चोर को क्यों चाहिए था? उसमें तो मेरी बच्ची की यादें थीं। निर्भय को यह सुनकर भीतर तक झटका लगा। चोर सामान नहीं चुरा रहा था, वह लोगों की भावनाएं उठा रहा था, उनकी छुपी कमजोरी, उनका बेरीड पेन। यह चोरी नहीं, किसी अधूरे न्याय की कोशिश लगती थी। गांव भर में डर के साथ एक सवाल भी फैल गया, आखिर यह चोर किससे बदला ले रहा है? पर निर्भय समझ चुका था, यह बदला किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरे गांव से है। उसी रात फिर कुत्तों ने एक दिशा में भौंकना शुरू किया, किसान हरिया के पुराने लकड़ी वाले खलिहान की ओर। निर्भय समझ गया कि यह कोई संयोग नहीं। वह चुपचाप खलिहान की तरफ बढ़ा। हवा में धूल थी, चांद बादलों में छुपा था और पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी को रोकने की कोशिश कर रही हो। खलिहान के पास पहुंचते ही उसे किसी के तेज कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। फिर फुस, जैसे कोई अचानक छत से फिसलकर दूसरी तरफ कूद गया हो। निर्भय भागा, अर्जुन रुक, लेकिन अंधेरा उसका मजाक उड़ाता रहा।
वह खलिहान के अंदर गया और देखा कि वहां लाल मिट्टी से फिर कुछ लिखा था। सच का हिसाब 10वीं रात को होगा। निर्भय के घुटने कांप गए। अगर अर्जुन कोई बड़ा ब्लास्ट करने वाला है तो उसे रोकना ही होगा, पर कैसे? उसी रात निर्भय ने फैसला किया कि वह वैसे ही रास्ते पर चलेगा जिस पर अर्जुन चल रहा है। दर्द की भाषा समझे। वह घर गया। मां सो चुकी थी। पूरा गांव शांति में था, लेकिन निर्भय के भीतर तूफान था। वह अपने टूटे हुए मन के साथ आंगन में बैठा रहा और अपने बचपन के हर पल को याद करता रहा। अर्जुन का खिलखिलाना, उसकी ईमानदारी, उसका मासूम दिल। वह सोच रहा था कि कौन सा दर्द उसे इस अंधेरे में धकेल गया। तभी अचानक उसे याद आया अर्जुन की मां का चेहरा। वह महीनों बीमार रहती थीं और जब अर्जुन गांव से निकाला गया तो किसी ने उसकी मां को खाना तक नहीं दिया। कुछ ही महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। निर्भय के सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने सीधा दिल पर घूंसा मारा हो। क्या अर्जुन अपनी मां की मौत का बदला ले रहा है? क्या यह बदला उस गांव से है जिसने उसकी मां को अकेले मरने दिया? निर्भय का दिल दोष से भर गया। अगले दिन वह चुपचाप अर्जुन की जर्जर झोपड़ी में गया, जो अब टूटे खंडर जैसी थी। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और दीवारों पर आंसुओं की नमी जैसी धारीदार लकीरें। निर्भय ने दीवार छुई, जैसे अर्जुन के दुख को महसूस कर रहा हो। तभी एक कोने में उसने देखा मिट्टी में धंसा एक पुराना कागज। वह उठाकर देखा, यह अर्जुन की मां द्वारा लिखी गई अंतिम चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, मेरे बच्चे को मत छोड़ना, वह अकेला पड़ जाएगा। निर्भय की आंखें भर आईं। गांव ने चिट्ठी नहीं सुनी, पर अब शायद वही चिट्ठी अर्जुन को वापस बुला रही थी, अपने बदले के लिए। निर्भय ने चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया, जैसे यह अब उसका ध्येय बन चुका हो। उसी शाम फिर एक अजीब घटना हुई। जवाहर, जिस पर पुराने चोरी के पैसे संभालने का आरोप था, उसके घर से एक पुराना लोहे का संदूक गायब मिला। लोग जमा हो गए और जवाहर कांपते हुए बोला, उस संदूक में वो असली सबूत थे जो साबित करते कि मैं ही चोरी में शामिल था और वही राज 10 साल पहले छुपाया गया था। गांव सन्न, निर्भय चुप। उसे अब पूरा सच जोड़ते देर नहीं लगी। अर्जुन वही उठा रहा था जो लोगों ने अपने अपराध या कमजोरी से जोड़ रखा था। गांव का काला सच धीरे धीरे खुल रहा था और अर्जुन उन सच्चाइयों का हिसाब लेकर वापस आया था। उसी रात आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट थी, जैसे प्रकृति भी बेचैन हो। निर्भय खेतों के किनारे बबूल के पेड़ों के बीच से चल रहा था। तभी अचानक उसे हवा में वही परिचित आहट महसूस हुई। उसने धीरे कहा, अर्जुन, मुझे पता है तू यही है। अगले ही पल पेड़ों के बीच से एक परछाई निकली। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ आंखें, और उन आंखों में गहरा तूफान। निर्भय ने धीरे कहा, तू अपनी मां की चिट्ठी के लिए आया था, है ना? परछाई जैसे कांप गई। अर्जुन की धीमी आवाज आई, उस चिट्ठी ने मुझे 10 साल जिंदा रखा और उसी ने मुझे वापस लाया। निर्भय ने कदम बढ़ाया, अर्जुन, बदला आग है, तू खुद को जला देगा। अर्जुन फुसफुसाया, मैं जल चुका हूं निर्भय, अब बस अंगार बचा हूं। निर्भय ने आंसू रोकते हुए कहा, लेकिन गांव का हर इंसान दोषी नहीं है, सबने नहीं मारा था, कुछ सिर्फ चुप थे। अर्जुन ने कहा, चुप रहना भी गुनाह है। निर्भय ने जोर से सांस ली, क्या तू मुझे भी सजा देगा? अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसकी आवाज टूटी, तूने मुझे नहीं बचाया, लेकिन तूने मुझे मारा भी नहीं। तेरी आंखों में आज भी दोस्ती बची है, इसलिए तू मेरा निशाना नहीं। निर्भय टूट गया। फिर इस गांव को क्यों सजा दे रहा है? सबके घरों से भावनाएं क्यों उठा रहा है? अर्जुन बोला, क्योंकि मैंने खुद अपनी मां को भावनाओं के बिना मरते देखा। इस गांव ने उसे दवा तक नहीं दी, यह गांव सिर्फ दर्द लौटाकर सीखेगा। निर्भय ने कांपते हुए पूछा, 10वीं रात को तू क्या करने वाला है? अर्जुन की आंखें चमकी, जैसे किसी साया में बिजली कड़की हो। 10वीं रात सारा गांव अपना सच देखेगा, और एक सच ऐसा होगा जिसे कोई सह नहीं पाएगा। निर्भय के पैरों तले जमीन हिल गई। क्या सच? लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोला। वह बस अंधेरे में पीछे हट गया, और उसी क्षण एक तेज हवा चली। फिर कुछ डालियां टूटी और वह फिर गायब। निर्भय वहीं खड़ा रह गया। उसकी धड़कनें तेज, शरीर पसीने से भीगा, और दिल में एक डर कि जो होने वाला है
उसे रोकने के लिए उसके पास सिर्फ 9 रातें बची हैं। सरवनपुर की रात अब पहले जैसी नहीं थी। पहले रात आते ही लोग डरते थे, पर अब तो रात के साथ एक बेचैनी भी जन्म लेने लगी थी, क्योंकि अब गांव को पता था कि शातिर चोर की असल कहानी किसी भूत प्रेत, किसी दानव या किसी अनजान अपराधी की नहीं, बल्कि उसी लड़के निर्भय की है, जिसे वे रोज देखते थे, उससे बात करते थे, जिसकी मेहनत की मिसालें दी जाती थीं। सच सामने आने के बाद भी लोगों की आंखें मानने को तैयार नहीं थी। दिल मानना तो और भी मुश्किल था। पूरे गांव में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, निर्भय ने यह रास्ता क्यों चुना? निर्भय का मन अब भी सवाल का सीधा जवाब देने को तैयार नहीं था। जंगल के उस टूटे फूटे कमरे में वह अकेला बैठा था, जहां उसे चौकीदार की बेटी आरती ने उस रात छुपा लिया था। रात गहरी थी, हवा सरसराती हुई कुछ पूछती सी लगती थी, जैसे जंगल भी इस कहानी को पूरी तरह जानना चाहता हो। निर्भय दीवार से टिककर बैठा था, आंखें बंद, पर नींद उससे कोसों दूर। उसके भीतर यादों का वह तूफान उठ रहा था, जिसने उसे चोर बनाया था। माँ की खांसी, छोटा भाई रोहित का भूखा चेहरा, ईंट भट्टे की जलती भट्टियों के सामने घंटों खड़ा निर्भय, साहूकार का ताना, खेत की मेड़ पर पड़ा बाप का टूटा शरीर, सब यादें एक साथ उसके सामने नाच रही थीं। वह पहली बार अपने भीतर की टूटन को साफ देख पा रहा था। वह चोर किसी लालच से नहीं बना था, बल्कि मजबूरी और अपमान की आग ने उसे उस रास्ते पर धकेला था। उधर गांव में पुलिस, सरपंच और कुछ गांव वाले निर्भय को पकड़ने के लिए अलग अलग कोशिशें कर रहे थे, पर ज्यादातर ग्रामीणों के मन में गुस्सा से ज्यादा दया थी। लोग कह रहे थे, अरे चोरी की है तो भी किसके घर? वही अमीर लोग जिनके पास पहले से सब है। उसने किसी गरीब का एक दाना भी नहीं लिया, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। ऐसा चोर आज तक देखा है? हो सकता है बच्चा मजबूर रहा हो। सबके मन में गुस्से से ज्यादा सच्चाई जानने की इच्छा थी। लेकिन पुलिस तो इंसाफ नहीं, कानून देखती है, और कानून के हिसाब से निर्भय अब वांटेड अपराधी बन चुका था। आरती उस कमरे में आकर धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। निर्भय ने सिर उठाया तक नहीं, बस इतना कहा, क्यों मदद कर रही हो? मैंने अपराध किया है। आरती ने दृढ़ आवाज में कहा, गलती की है, अपराध नहीं। अपराध तो वो होता है जो किसी और का हक छीनकर खुद का घर भरे। तुमने किसी को दर्द नहीं दिया, तुम तो अपने ही जख्मों में दबा हुआ बच्चा हो निर्भय, चोर नहीं। ये बात सुनते ही निर्भय की आंखों में अजीब सी चमक तैर गई। शायद वर्षों बाद उसे किसी ने समझा था, लेकिन स्थितियां आसान नहीं थी। जंगल में छिपकर रहना असंभव था। निर्भय जानता था कि वह ज्यादा देर नहीं बच सकता। गांव में सरपंच और पुलिस ने नई घोषणा कर दी थी, जो भी निर्भय को छिपाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यह सुनकर आरती डर गई, पर उसने ठान लिया, निर्भय को किसी भी कीमत पर समझाकर सही रास्ते पर लाना है। अगले दिन निर्भय ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, ताकि मां और रोहित का हाल देख सके। वह पैरों के बल धीरे धीरे खेतों की ओट से होकर अपने घर के पीछे वाले रास्ते पहुंचा, लेकिन घर की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। खपरेल की छत टपक रही थी, मां खांसते खांसते लगभग बेदम हो चुकी थी, और रोहित चूल्हे के पास सूखी लकड़ी को घूर रहा था, मानो उसे खाना मिल जाए। निर्भय के गले में बवंडर सा अटका दर्द उमड़ पड़ा। वह भीतर जाने ही वाला था कि तभी 2 पुलिस वाले उस रास्ते पर आ गए। निर्भय चौंक गया, पीछे हटना पड़ा। वह दीवार के पीछे छिपा रहा। पुलिस वालों ने मां से पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? मां ने रोते हुए कहा, कहाँ है मुझे भी नहीं पता। अगर मिलता तो कहती कि बस घर लौट आए, चाहे पुलिस ले जाए, हम उसके बिना नहीं जी सकते। निर्भय अंदर से टूट गया। मां को पहली बार उसने इतना असहाय देखा था। पुलिस जाते ही निर्भय दीवार के पीछे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात निर्भय देर तक घर के बाहर बैठा रहा, पर भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके हाथ कांप रहे थे, मन में तूफान था। मैंने अपने ही घर को दर्द दिया, मैं ही अपनी मां की हालत का कारण हूं। क्या मैं सच में अपराधी बन गया हूं? उधर सरपंच अपने बेटे दीपक के साथ पुलिस चौकी में बैठकर बोला,
इस लड़के को पकड़ना जरूरी है, वरना गांव में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। और सुनो दीपक, अगर वो पकड़ा जाए तो किसी भी तरह उसे गांव वालों के सामने गलत साबित करना होगा। दीपक के मन में एक और ही कहानी चल रही थी। उसे आरती पसंद थी और वह समझ चुका था कि आरती का निर्भय के लिए दिल नरम है। दीपक ने अपने पिता से कहा, अगर निर्भय बच गया तो आरती कभी मेरी नहीं होगी। सरपंच ने बेटे की आंखों का इरादा पढ़ लिया। अब उनके लिए निर्भय सिर्फ चोर नहीं था, एक बाधा था जिसे हटाना जरूरी था। इस बीच आरती निर्भय को ढूंढते ढूंढते उसी खेत के पास पहुंची जहां निर्भय अभी अभी अपनी मां को देखकर लौटा था। वह जंगल की तरफ वापस लौट रहा था कि तभी आरती ने उसे आवाज दी, निर्भय रुक जाओ। निर्भय का दिल धक से रह गया। परंतु तुम यहां क्यों आई? अगर कोई देख लेगा तो? आरती ने कहा, डरना मैं जानती नहीं और तुमसे मिलने के लिए किसी की परवाह नहीं करती। निर्भय कुछ बोल पाता इससे पहले आरती ने उसका हाथ थाम लिया। अब बस एक बार सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की? सिर्फ मजबूरी या कुछ और? निर्भय की आंखों में महीनों का दबा दर्द अचानक फट पड़ा। वह बोला, मजबूरी थी, पर उससे भी बड़ा कारण था अपमान। हर दिन ताने सुनना, मां का मरता हुआ शरीर देखना, रोहित की भूखी आंखें देखना, और सबसे ज्यादा यह कि मेरे बाप ने मेहनत की पर गरीबी ने उन्हें मार दिया। मैं नहीं चाहता था कि रोहित भी वही देखे, पर जब दुनिया ने मुझे मजदूर होने पर भी गालियां दी तो मैंने सोचा, जो दुनिया मुझे सम्मान नहीं देती मैं उससे क्यों डरूं? आरती ने कहा, पर चोरी कोई समाधान नहीं थी निर्भय। निर्भय चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही उसका दर्द थी। आरती ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा। तुम बदल सकते हो निर्भय, अपराधी कोई पैदा नहीं होता, हर किसी की कहानी होती है, लेकिन कहानी बदलने का मौका भी इंसान को खुद ही बनाना होता है। तुम खुद को बदलना चाहो तो मैं साथ हूं। देखिए, रणभूमि के योद्धा की तरह निर्भय की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी, लेकिन उम्मीद और हकीकत की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी कि निर्भय जंगल के उस कमरे में छिपा है। अगली सुबह जंगल की तरफ सायरन की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ पुलिस, सिपाही और सरपंच का बेटा दीपक। आरती ने दूर से ही यह दृश्य देख लिया। वह भागती हुई उस कमरे तक पहुंची। निर्भय, जल्दी निकलो, पुलिस आ रही है। निर्भय हड़बड़ा गया, पर कहां जाऊं? पीछे वाली पहाड़ी के रास्ते जाओ, मैं पुलिस को दूसरी तरफ रोकूंगी। निर्भय ने कहा, नहीं, तुम्हें खतरा है। आरती की आवाज में अजीब सी दृढ़ थी। जो सही है उसके लिए खतरा उठाना पड़ता है। निर्भय बाहर निकल पाया, पर तभी दीपक ने उसे देख लिया। वो रहा चोर। पकड़ो! पुलिस जंगल में फैली। गोलियों की आवाज हुई। निर्भय भागता रहा, गिरता रहा, फिर उठता रहा। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वह दौड़ता रहा। उसे कोई डर नहीं था, बस मां का चेहरा और रोहित की आंखें उसके सामने थी। अचानक एक गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। निर्भय जमीन पर गिर गया। खून बहने लगा। दुनिया उसके सामने धुंधली होने लगी, लेकिन उसके होठों पर एक ही बात थी, वो, मां, रोहित, मैं लौट कर आऊंगा। आरती चीखी, रुको, गोली मत चलाओ। वो अपराधी नहीं, मजबूर है। लेकिन पुलिस वाले किसी की सुनने के लिए नहीं रुके। दीपक ने निर्भय के पास पहुंचकर उसके कॉलर को पकड़ा। अब देखता हूं कैसे आरती तुम्हारा साथ देती है। निर्भय खून से सना था, पर उसकी आंखों में डर नहीं, एक आग थी। वह बोला, लोहा गले से नहीं, दिल से निकाले बिना निकलता नहीं दीपक। और आरती मेरे साथ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ डर दिखाना जानते हैं, दिल नहीं। दीपक ने उसे लात मारी। तुम्हें अब जेल में सड़ना पड़ेगा। पर उसी समय सरपंच, पुलिस, गांव वाले और निर्भय की मां भी वहां पहुंच गईं। मां निर्भय के पास घुटनों के बल बैठ गईं। उनकी आंखों से ऐसे आंसू गिर रहे थे जैसे बरसों से रोने की आजादी मिली हो। बेटा, क्यों किया ये सब? हम तो टूट गए तुम्हारे बिना।
निर्भय ने रोते रोते मां का हाथ पकड़ा। मां, मैंने गलती की, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। उसकी आवाज टूटती जा रही थी। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बहुतों की आंखें भर आईं। कुछ ने कहा, यह बच्चा अपराधी नहीं है, इसका इलाज होना चाहिए, सजा नहीं। पुलिस असमंजस में पड़ गई। दीपक गुस्से से तिलमिला उठा। यह ड्रामा देखकर कोई नहीं पिघलेगा, इसे जेल जाना ही होगा। तभी एक बुजुर्ग आगे आए। दीपक, अगर चोरी का माल वापस मिल जाए और अगर ये फिर कभी अपराध न करने का वचन दे तो इसे सजा क्यों? दूसरा बोला, हम अपने गांव के बच्चे को सुधार नहीं सकते क्या? सरपंच के चेहरे पर बेचैनी थी। उसे लगा मामला उसके हाथों से निकल रहा है। पर तभी निर्भय ने सबसे जोरदार आवाज में कहा, मैं तैयार हूं, जो भी सामान मैंने लिया सब वापस कर दूंगा। जो गलती की उसका प्रायश्चित करूंगा। बस मेरी मां और रोहित को ताने न मिले, यही मेरी विनती है। गांव पर ऐसा असर हुआ कि माहौल पलट गया। लोगों ने पुलिस से कहा, सर इसे मौका दीजिए, सुधार दीजिए, यह बुरा लड़का नहीं, बुरी परिस्थितियों का शिकार है। पुलिस ने लंबी बहस के बाद कहा, ठीक है, हम इसे हिरासत में नहीं लेंगे, सर ये गांव की निगरानी में रहेगा और चोरी का हर सामान वापस करेगा। गांव में राहत की लहर दौड़ गई। निर्भय की मां ने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, भगवान, मेरे बच्चे को नया जन्म दे दिया तुमने। आरती ने निर्भय की ओर देखा। अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है निर्भय, चोर की नहीं, इंसान की। निर्भय ने धीरे से आंखें बंद की, जैसे वो भीतर से खुद को बदलता जा रहा था। वो शातिर चोर जिस नाम से गांव में डर था, अब वही निर्भय गांव का वो लड़का बनने वाला था जिस पर गर्व किया जाता था। सरपंच और दीपक इस फैसले से खुश नहीं थे। उनकी आंखों में एक नया षड्यंत्र जन्म ले रहा था। गांव को नहीं पता था कि असली तूफान अभी आना बाकी है और निर्भय की जिंदगी में आगे जो होने वाला है वो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। गांव सरवनपुर में वह सुबह अलग थी। रात भर जंगल में गोली चली, पुलिस दौड़ी, सरपंच आया, गांव जाग गया और अंत में जब यह बात फैली कि निर्भय को गांव ने माफ कर दिया है तो मानो किसी ने पूरे गांव के दिल से बोझ हटा दिया हो। लोग आपस में बातें कर रहे थे, अरे खतरा टल गया, लड़का सुधर जाएगा, उसमें बुराई कहाँ थी, भाग्य ने मजबूर कर दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। जो ऊपर से शांत लग रहा था वह नीचे से धीरे धीरे उबल रहा तूफान था। सरपंच और उसका बेटा दीपक, जो खुद को गांव का मालिक समझते थे, निर्भय को मिली यह माफी उन्हें अपने खिलाफ लग रही थी। दीपक के भीतर तो आग धधक रही थी। उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि आरती निर्भय की तरफ खड़ी हुई। उसकी मर्दांगी, उसका अहंकार, उसका मालिकाना स्वभाव सब जल उठा था उस रात। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बदला था, निर्भय को अब मैं अच्छे से खत्म करूंगा और आरती को दिखा दूंगा कि सरवनपुर में असली ताकत किसकी है। उधर निर्भय गांव के सबसे पुराने बरगद के नीचे बैठा था। जख्म अभी भी ताजा था, गोली उसके कंधे को छूकर निकली थी। दर्द बहुत था लेकिन मन का बोझ कहीं ज्यादा भारी था। उसके सामने मां रोते हुए उसकी पट्टी बदल रही थी। रोहित बार बार सवाल पूछ रहा था, भैया अब तुम जेल नहीं जाओगे ना? और निर्भय हर बार उसकी आंखों में देखकर कहता, नहीं रे, अब सब ठीक होगा। लेकिन वो खुद जानता था कि चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली। पुलिस ने उसे मौका दिया था, लेकिन इस शर्त पर सारी चोरी की गई वस्तुएं वापस करनी होंगी और हर हफ्ते चौकी में रिपोर्ट करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। गांव ने जरूर उसके साथ खड़ा होकर यह मौका दिलाया था, लेकिन हर कोई उसके पक्ष में नहीं था। गांव के अमीर घरों वाले अब भी उसे शक की नजर से देखते थे। कुछ लोग कहते हैं, चोर चाहे अच्छा हो, चोर तो चोर ही होता है। और कुछ और कहते हैं, देखना 2 दिन में फिर शुरू कर देगा। निर्भय को यह नजरें चुभती थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसी शाम सरपंच उसके घर के बाहर खड़ा हुआ और धीरे से बोला, निर्भय, गांव ने मान लिया, पर मैं नहीं मानता। अगर तुम्हारी वजह से गांव की इज्जत गई तो याद रखना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। एंड विद दैट निर्भय ने उसकी आंखों में देखा।
और पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह वही आदमी है जिसके अहंकार ने कभी उसके पिता की मजदूरी रोक दी थी और उसी रात उसके पिता की मौत हो गई। उस दिन निर्भय ने सिर्फ चुप्पी चुनी थी, लेकिन आज उसके अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। दर्द अब सिर्फ दर्द नहीं था, वचन बनता जा रहा था। आरती अक्सर उसके घावों पर दवा लगाने आती। उसकी आंखों में वो विश्वास था जो निर्भय ने कभी अपने लिए नहीं देखा था। एक शाम आरती ने कहा, निर्भय, तुम वाकई बदल सकते हो। गांव को दिखाओ कि मजबूर इंसान गलत नहीं होता, बस समय उसे गलत बना देता है। निर्भय ने हौले से कहा, पर क्या गांव मुझे दूसरा मौका देगा? आरती ने उसकी चोट पर मरहम लगाते हुए कहा, मैं दूंगी और मेरे जैसे बहुत लोग देंगे, पर तुम्हें साबित करना होगा। उधर दीपक इस बात से जल उठा कि आरती हर दिन निर्भय के घर जा रही है। उसने पिता से कहा, अगर हम दोनों चुप रहे तो गांव की नजर में यह लड़का हीरो बन जाएगा और मैं आरती को खो दूंगा। कुछ करना पड़ेगा। सरपंच ने नफरत से दांत भींचते हुए कहा, हमारे गांव में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो नियम मानते हैं, दूसरे जिन्हें नियम मानना पड़ता है। निर्भय दूसरी किस्म का है, उसे झुकाना ही पड़ेगा। दीपक और सरपंच की योजना का पहला कदम था गांव के लोगों को फिर से निर्भय के खिलाफ भरना। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू की, अरे चोरी की आदत जाती है क्या? रात को जंगल में फिर घूमता देखा गया। कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है। चंद दिनों में अफवाहें आग की तरह फैलने लगी। निर्भय को अब गांव के बच्चे भी शक की नजरों से देखने लगे। लोग उसके घर आने से कतराने लगे। गांव की औरतें फुसफुसाकर कहती, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। निर्भय का दिल टूटने लगा। वह सोचता, क्या सच में मेरी हर कोशिश बेकार है? क्या मैं जीवन भर चोर ही कहलाऊंगा? फिर आया वह दिन जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। एक रात गांव के ही अमीर किसान चौधरी धर्मपाल के घर चोरी हो गई। और चोरी भी मामूली नहीं, उनके घर के तिजोरी के सारे पैसे और सोना गायब। गांव में हंगामा मच गया। धर्मपाल सरपंच के खास थे और अब उनकी चोरी होने का मतलब था निर्भय पर सीधा इल्जाम। चौधरी ने बिना देर किए चिल्लाते हुए कहा, इस बार भी चोर वही है, निर्भय, उसे पकड़ो। पुलिस आई। पूछताछ शुरू हुई। निर्भय को चौकी ले जाया गया। आरती, रोहित, उसकी मां सब रो रहे थे। मैंने चोरी नहीं की, मैं बदल चुका हूं। सपह, लेकिन विश्वास करना मुश्किल था। उसकी पिछली कहानी ही उसके खिलाफ गवाही बन रही थी। पुलिस भी दबाव में थी। सरपंच और धर्मपाल दोनों उसे जल्दी से जल्दी अपराधी घोषित करवाना चाहते थे। इधर दीपक पुलिस चौकी के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना सफल हो रही थी। उसने दोस्तों के साथ मिलकर यह चोरी खुद करवाई थी और सबूत ऐसे छोड़े थे कि शक सीधे निर्भय पर जाए। पर कहानी में मोड़ वहीं आता है जहां उम्मीद खत्म लगती है। उसने घर जाकर अपनी अपनी डायरी निकाली जिसमें वह कई दिनों से निर्भय के साथ बिताए पल लिखती थी। उसने नोट किया था कि जिस रात चोरी हुई वह निर्भय के साथ उसके घर के बाहर बैठा था। क्योंकि निर्भय का जख्म बहुत दर्द कर रहा था, वह पुलिस के पास भागी और बोली, मैंने देखा है, निर्भय उस रात कहीं नहीं गया था। पुलिस ने, वही बात, सबूत? आरती बोली, मेरे पास सबूत नहीं, लेकिन मेरे पास सच है। पुलिस ने हंसकर कहा, सच बिना सबूत के सिर्फ कहानी होता है लड़की। वह गांव के एक बुजुर्ग पास गई जिनकी पैनी नजर और साफ दिमाग के लिए लोग उन्हें आपा जी कहते थे। आपा जी ने कहा, बेटी, अगर चोरी हुई है तो कोई निशान होगा, चल देखते हैं। वे चौधरी धर्मपाल के घर पहुंचे। घंटों तक बारीकी से घर के आसपास देखा और फिर आपा जी ने एक छोटी सी बात पकड़ ली। तिजोरी टूटी नहीं थी, बल्कि चाबी से खोली गई थी। यह बात पुलिस ने भी नोट नहीं की थी। आपा जी ने कहा, अगर चोरी चाबी से हुई है तो चाबी चोर के पास कैसे आई? धर्मपाल हड़बड़ा गया। वह शायद चाबी खो गई होगी। आपा जी मुस्कुराए, या शायद चाबी घर के ही किसी ने दी हो। गांव के लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया।
दीपक की पेशानी पर पसीना आने लगा। सरपंच ने गुस्से में अपने बेटे की तरफ देखा। उसे शक होने लगा था कि कहीं यह सब दीपक का ही खेल तो नहीं। आरती ने कहा, मुझे निर्भय पर भरोसा है, मैं आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ूंगी। उधर निर्भय चौकी में बैठा था, उसका सिर झुका था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह सोच रहा था, कितना भी बदल जाऊं, मेरी गलती मेरी किस्मत बन गई है। उसके भीतर एक मोहभंग पैदा हो रहा था, जैसे वह इंसाफ, दुनिया और खुद पर से विश्वास खो रहा हो। तभी पुलिस चौकी के दरवाजे पर भारी शोर हुआ। गांव वाले, आपा जी, आरती सब पहुंच गए। आपा जी ने पुलिस के सामने अपनी बात रखी। अगर चोरी की चाबी घर से मिली है और तिजोरी बिना तोड़े खोली गई है, तो चोर घर का आदमी है, निर्भय नहीं। पुलिस हिल गई। धीरे धीरे कहानी नया मोड़ ले रही थी। दीपक डरने लगा था। निर्भय ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, आशा की। वह बोला, अगर मुझे जांच का मौका दिया जाए, मैं खुद असली चोर ढूंढ सकता हूं। पुलिस ने आश्चर्य से कहा, तुम? निर्भय बोला, मैं चोर था, चोर की चाल मैं पहचानता हूं, सकता हूं। पूरा चौकी घर खामोश हो गया। और यहीं से निर्भय की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। चोर से खोजी बनने का। वह अब अपराधी नहीं, एक ऐसे लड़के की तरह खड़ा था जिसने दुनिया को साबित करना था कि इंसान बदल सकता है। और बदला नहीं, बल्कि सच ही उसकी जिंदगी की दिशा तय करता है। लेकिन असली तूफान अभी शुरू हुआ था, क्योंकि दीपक अपनी योजना को बचाने के लिए अब कुछ भी कर सकता था। और निर्भय उसे अपनी जिंदगी, अपने प्यार, अपने परिवार और अपनी सच्चाई की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा था। रात के उस सन्नाटे में जब पूरा गांव चौपाल पर जमा था, टीपू धीरे धीरे वहां पहुंचा। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में अभी भी बेचैनी घुली हुई थी। मशालों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, खून से सना, मिट्टी में लिपटा, पर आंखों में पहली बार अपराध नहीं, पछतावा साफ दिख रहा था। भीड़ उसे देखते ही गुस्से से उबल पड़ी। कुछ लोग चिल्लाने लगे, यहीं खत्म कर दो इसे, बहुत अत्याचार कर चुका है। लेकिन टीपू ने ना कोई बहाना बनाया, ना कोई प्रतिरोध। उसने बस दोनों हाथ उठाकर शांत हो गया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, मगर इतनी साफ कि सब सुन सके। हाँ, मैं चोर हूं, मैंने गलतियां की हैं, पर आज मैं उनका अंत करने आया हूं। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, जवान और बच्चे सब हैरान थे। जो टीपू कभी किसी की आंख में धूल झोंक देता था, आज वह सबकी आंखों में सीधा सच बोल रहा था। वह बोला, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, पर आज मैं अपना हर चोरी किया सामान यही लौटाने आया हूं। उसने थैला खोला और धीरे धीरे एक एक चीज बाहर रखनी शुरू की। सोने की चूड़ियां, पायल, नकदी, गहने, खेत के कागज, चक्कियों से चुराया अनाज। हर चीज के साथ लगभग हर दिल कांप रहा था। इतने वर्षों की चोट आज खुद टीपू के हाथों से निकलकर गांव वालों के सामने पड़ी थी। सरपंच खड़ा हुआ। उसकी आंखें कठोर थीं, पर भीतर कहीं दया भी थी। उसने कहा, टीपू, गांव ने तुझे बहुत मौके दिए थे, पर तूने हर बार धोखा दिया। आज किस भरोसे के साथ तू हम सबके सामने खड़ा है? टीपू ने बिना झिझक जवाब दिया, इस भरोसे के साथ कि मेरा अंत यही होगा। चाहे सजा दो, चाहे मार दो, मैं भागूंगा नहीं। गुड्डी की चीख दूर चोट की तरह उभरी। इसे मारोगे मत, इसके जैसे हजार पैदा होंगे, पर दिल बदलकर कोई नहीं आएगा। पर भीड़ गुड्डी नहीं, टीपू को देख रही थी, और टीपू केवल जमीन को देख रहा था। उसी वक्त डाकुओं का सरदार राणा प्रताप सिंह भी अपने लोगों के साथ चौपाल पर आ धमका। हवा में तनाव का बवंडर उठ गया। उसके आते ही कई बच्चों ने अपनी माओं की दुशाला पकड़ ली। राणा गरजा, ये हमारा आदमी है, इसे हम लेकर जाएंगे। पूरे गांव में खलबली मच गई। सरपंच और राणा आमने सामने खड़े हो गए। पुलिस की बंदूकें तन गईं। ऐसा लगा किसी भी क्षण खून बह सकता है। लेकिन तनाव के उस तूफान में टीपू बीच में आया और बोला, सरदार, मैंने आपके लिए बहुत गलत किया, पर अब ये मेरा गांव है, ये मेरे लोग हैं। आज मैं इनके सामने सर ऊंचा करके मरना चाहता हूं, किसी डाकू की तरह जंगल में नहीं। राणा प्रताप सिंह एक पल को रुक गया। उसने पहली बार टीपू की आंखों में इंसान देखा।
चोर नहीं, गुस्साया नहीं। उसने बस कहा, ठीक है टीपू, तूने मुझे पहली बार मना किया है, जाओ, अपना फैसला गांव वालों पर छोड़ देता हूं। और वह अपने दल को लेकर पीछे हट गया। भीड़ के भीतर खलबली शांत होने लगी। तो कानून के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, सजा मिलेगी, पर शायद एक दिन तू फिर इंसान बन सकेगा। टीपू ने सिर झुका लिया, मैं तैयार हूं। पुलिस आगे बढ़ी, हथकड़ियां चमकी, और उसी क्षण गुड्डी दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। वह रोते रोते बोली, इस आदमी ने गलतियां की है, पर दिन से बुरा नहीं है। इसका बचपन भूख से लड़ा है, इसकी जवानी बुरे हाथों में पड़ी है, लेकिन आज पहली बार इसने सच में जीने की कोशिश की है। क्या हम इसे एक मौका नहीं दे सकते? गांव पहली बार सोच रहा था, क्या चोर हमेशा चोर ही रहता है, या कभी कभी पाप से बड़ा भी कोई सच होता है? तभी सबसे बुजुर्ग दादा खड़े हुए। उनकी कांपती आवाज ने सबको चुप करा दिया। अगर बुराई का अंत सजा से होता है, वो इंसानियत का जन्म माफी से होता है। जो आज सच के साथ खड़ा है, उसे हम गिरने नहीं देंगे। पूरा गांव स्तब्ध था। सरपंच ने पुलिस की ओर देखा। हम इस पर मुकदमा नहीं करेंगे, यह अपना हर नुकसान चुका चुका है। इसे गांव के काम में लगाया जाएगा, इसकी निगरानी होगी, पर अब इससे दया नहीं, जिम्मेदारी की उम्मीद की जाएगी। पीपू जमीन पर गिर पड़ा। यह गिरना कमजोरी का नहीं, उस बोझ के उतरने का था जो सालों से उसकी छाती पर पड़ा था। उसके आंसू कीचड़ में गिरकर मिट्टी में मिल गए, जैसे उसका अतीत मिट्टी में समा रहा था। कुछ महीनों बाद पीपू वही गांव का लड़का नहीं रहा जो छुपकर रात में दौड़ता था। अब वह दिन में खेतों में काम करता, बुजुर्गों की मदद करता, मंदिर में सेवा करता और बच्चों को कहानी सुनाता कि कैसे एक गलती आदमी को अंधेरे में धकेल देती है और एक सच उसे फिर दुनिया के सामने खड़ा कर देता है। गुड्डी उसके साथ बैठी हंसती थी और कभी कभी रोती भी थी। गांव वाले अब उसे शातिर चोर नहीं, बदला हुआ टीपू कहते थे। गांव की गलियों में उसकी एक बात बहुत मशहूर हो गई, अंधेरा भले लंबा हो, बस इसके बाद वह रोशनी की तरफ मुड़ने में बस एक पल लगता है। यही वह पल था जिसने टीपू को चोर से इंसान बना दिया, और यही वह पल था जिसने इस कहानी को एक हमेशा याद रहने वाला अंत दिया।